हेलो स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे वर्ण विक्षेपण। किसकी बात कर रहे थे? वर्ण विक्षेपण की बात कर रहे थे। पिछली जो क्लास थी हमने उसमें वर्ण विक्षेपण की बात की थी और बात की थी प्रकाश के प्रकीर्णन की। जो प्रकाश की घटनाएं वर्ण विक्षेपण में बताया आपको, श्वेत प्रकाश को फिल्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद मैंने प्रकीर्णन बताया था कि जो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश है वो धूल के छोटे छोटे कणों, जलवाष्प कणों, जो वायुमंडल में छोटे छोटे जलवाष्प के धूल के कण हैं, उनसे टकराकर वायुमंडल में बिखर जाता है। यह घटना मैंने बताई थी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में मैंने आपको रेले प्रकीर्णन बताया था कि रेले प्रकीर्णन क्या होता है कि जब जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य अवरोधक की तुलना में बहुत अधिक हो तो उस कंडीशन में जो प्रकीर्णन की मात्रा है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो मैंने यही बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो होता है लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। इस पे आधारित मैंने आपको बहुत सारी घटनाएं बताई, जैसे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है, बादलों का सफेद दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। आगे एक घटना की बात करते हैं हम, जो प्रकाश की घटना है वो है इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इंद्रधनुष रेनबो। बेटा इस घटना के बारे में आप सभी परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, ठीक है, और बारिश के बाद जैसे धूप निकल जाती है, हल्की सी धूप निकल जाती है, तो आपने देखा होगा कि चाक की आकृति के 7 रंग दिखाई देते हैं आकाश में। समझ में नहीं बात? ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान से सुनो इसके बारे में। मैंने बताया कि आपने ये घटना देखी भी होगी, इंद्रधनुष बनता आपने देखा होगी। बारिश हुई, या तो हल्की बारिश हो रही है, या बारिश के बाद आपने देखा होगा कि जैसे हल्की सी धूप निकलती है, ठीक है, तो आकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं चाप के आकार के। इस प्रकार से आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, और ये घटना आपकी क्या है? इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। इसे क्या कहते हैं? इंद्र चाप की जो आकृति है ये क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। ठीक है। इंद्रधनुष होता क्या है? आप लिखेंगे क्या कि हल्की बारिश या बारिश के बाद सूर्य के विपरीत, हमेशा जो इंद्रधनुष है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कौन दिशा में बनता है? विपरीत दिशा में बनता है। समझिए, हल्की बारिश हो रही है और बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंग चाप के आकार के 7 रंग दिखाई देते हैं, और ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, सबके समझ में आई होगी कि बारिश, हल्की बारिश होती है या बारिश के बाद, ठीक है, हल्की बारिश हो रही होती है, बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के, हाँ, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में चाप के आकार के 7 रंग दिखाई देते हैं, और वो जो चाप के आकार के 7 रंग हैं वो क्या है? इंद्रधनुष है। क्या है? इंद्रधनुष है। बेटा इंद्रधनुष है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राथमिक। कौन सा होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी, प्राथमिक इंद्रधनुष। समझ में आई बात? प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी। प्राइमरी रेनबो। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी रेनबो कहते हैं। समझ में आई बात? इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो कहते हैं। एक दूसरा इंद्रधनुष और बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। तो इन धनुष में आपको बताया
कि इंद्रधनुष प्रकाश पर आधारित घटना है। होती क्या है कि हल्की बारिश या बारिश के बाद में सूर्य के विपरीत दिशा में चाप के आकार के 7 रंग दिखाई देते हैं, और ये 7 रंग जो दिखाई दिए हैं ये घटना क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं कि इंद्रधनुष में बताया कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी इंद्रधनुष और एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। समझ में आई बात? ठीक है, अब प्राइमरी कब बनता है, सेकेंडरी कब बनता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर पहली बात ये करते हैं कि इंद्रधनुष बनता क्यों है। समझ में आई बात? ठीक है, इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या है? तो बेटा 3 घटनाएं एक साथ जब होती हैं, 3 प्रकाशित घटनाएं जब एक साथ होती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष में जब सम्मिलित रूप से 3 घटनाएं घटित होंगी तो क्या बन जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। ठीक है, पहली जो घटना है वो है अपवर्तन। कौन सी है? अपवर्तन। समझ में नहीं बात? पहली जो घटना है वो अपवर्तन। दूसरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और तीसरी घटना है वर्ण विक्षेपण। कौन सी है? वर्ण विक्षेपण। मैंने आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाया है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। समझ में आई बात? तो 3 घटनाएं हैं। पहली कौन सी है? रिफ्लेक्शन। कौन सी है? रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब ये तीनों घटनाएं सम्मिलित रूप से होती हैं, ठीक है, तो कौन सी घटना घटित होती है? इंद्रधनुष की। कौन सी घटना घटित होती है? इंद्रधनुष बन जाता है। क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, ध्यान से सुनो। जब अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। इन तीनों घटनाओं का जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। समझ लीजिए बात? ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के इंद्रधनुष बनता कैसे है। ये पता चल गया आपको कि अपवर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और वर्ण विक्षेपण होगा। समझ में नहीं बात? तीनों ही घटनाएं सम्मिलित रूप से हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। अब इंद्रधनुष बनने का मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं कि बन कैसे रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वायुमंडल है, जब बारिश, हल्की बारिश हो रही होती है, जब हल्की बारिश हो रही होती है या फिर कह सकता हूं मैं बारिश के बाद, ठीक है, बारिश के कुछ समय बाद या हल्की बारिश हो रही होती है तो वायुमंडल में जलवाष्प के कण होते हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं वायुमंडल में। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो मैं एक बूंद के बारे में चर्चा करूं। मान लिया ये कोई बूंद है, ठीक है, ये कोई बूंद है, तो बूंद के बारे में चर्चा कर लेता हूं। ये कोई आपकी हुई बूंद, ठीक है, बारिश की क्या हुई? बूंद। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो ये कोई बारिश की बूंद है और इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। और आपको पता है कि जब हल्की बारिश हो रही होती है या बारिश के बाद कुछ समय बाद वायुमंडल में बहुत सारी छोटी छोटी वर्षा की बूंदें होती हैं जो तैरती रहती है। कैसे होती है? वायुमंडल में तैरती रहती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, जब सूर्य प्रकाश सूर्य से आता है, जब सूर्य प्रकाश सूर्य से आता है, मान लिया ये हुआ सूर्य, क्या हुआ? सूर्य हुआ। समझ में आई बात? ध्यान रखते हैं, यहाँ ले लिया मैंने सूर्य, क्या ले लिया? सूर्य। सूर्य है, ठीक है, जब सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है तो श्वेत प्रकाश सूर्य से ऐसे आया, ठीक है, श्वेत प्रकाश आया सूर्य से और ये श्वेत प्रकाश आया। समझ में आई बात? ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जैसे ही आता है तो यहाँ आपको पता है यहाँ बाहर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है बाहर? विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। समझ में नहीं बात? बाहर विरल माध्यम है, ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ ये विरल माध्यम हुआ, जैसे ही ये बूंद क्या हुई? बूंद है, जल की बूंद है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, बूंद जल से भरी हुई है। समझ में नहीं बात? जब ये प्रकाश की किरण यहाँ सघन माध्यम में इस बूंद में प्रवेश करेगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो इसका यहाँ हो गया अपवर्तन। क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। समझ में नहीं बात? ठीक है, यहाँ मैंने इसके खींच लिया है अभिलंब। क्या खींच लिया मैंने? अभिलंब खींच लिया। समझ में नहीं बात?
ठीक है, ये मैंने खींच लिया है अविलंब। समझ में नहीं बात? तो यहाँ ये बन जाएगा आपतन कोण और यहाँ बन जाएगा अपवर्तन कोण। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सूर्य से आई तो इसका जैसे बूंद में प्रवेश करेगी तो इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अब ये प्रकाश की किरण बूंद के दूसरे सिरे पर टकराएगी, यहाँ टकराएगी तो सघन माध्यम में ही गति कर रही है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही गति करती है तो उसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ इसका हो जाता है बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये मैंने यहाँ अविलंब खींचा था, यहाँ भी मैं अविलंब खींचूं तो ये यहाँ डॉट डॉट किया तो यहाँ कुछ इस प्रकार से डॉट 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 करके आ जाएगा। समझ में बात? ठीक है, यहाँ ये दोनों काट हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया आपको जब प्रकाश की किरण आई, तीन घटनाएं सम्मिलित रूप से हो रही हैं। ठीक है, ये कोई प्रकार ये पानी की बूंद है। क्या है? पानी की बूंद है। ठीक है, पानी की वर्षा की बूंद लिख सकते हैं, वर्षा की बूंद लिख सकते हैं, वर्षा की बूंद, ये कोई वर्षा की बूंद है। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अब ये जैसे ही गति करेगी, किसमें गति करेगी? ये बूंद में गति करेगी। तो ये सघन माध्यम में गति कर रही है और बूंद के सघन माध्यम में गति करती हुई बूंद के दूसरे पृष्ठ से टकराएगी तो इसका पुनः क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। समझ में नहीं बात? ठीक है, जब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो इसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगी तो इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, कितने रंगों में विभक्त जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बूंद से न्यूनतम एक ही रंग का विचलन होता है। हम एक बूंद से केवल एक ही रंग को देख सकते हैं। समझ में बात? ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यूनतम विचलन पढ़ाया था, न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल और केवल एक बूंद से केवल एक ही रंग बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में ये बात? न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक रंग से केवल न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक बूंद से केवल एक ही रंग बाहर निकलता है। यदि आपको सभी रंग देखने हैं तो बहुत सारी बूंदों की आवश्यकता होगी। बहुत सारी बूंदों से क्या होना चाहिए? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होना चाहिए। बहुत सारी बूंदें हैं एक स्थान पे और वहां प्रकाश आपतित हो रहा है। तो जब ये तो मैंने केवल एक बूंद का प्रोसेस बताया आपको कि हो क्या रहा है एक बूंद से। समझ में बात? मैंने आपको बताया कि जो कलर बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। समझ में बात? ठीक है, तो तीनों घटनाएं सम्मिलित रूप से कैसे हुई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। समझ में आएगी बात? तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि जो इंद्रधनुष है वो तीन घटनाओं का सम्मिलित रूप है। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपके पास 3 घटनाएं हैं। अपवर्तन हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ अपवर्तन होता है, फिर क्या होता है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने डॉट 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 किया, आगे बढ़ा लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको भी डॉट डॉट किया। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको डॉट 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 यहाँ मिला दिया और ये डॉट डॉट भी मैंने यहाँ मिला दिया। समझ में बात? ठीक है, तो यहाँ पर मिलाने का कोई मतलब नहीं है, आपको केवल घटना पता होना चाहिए। घटना कौन कौन सी? जैसे प्रकाश की किरण बूंद में प्रवेश करेगी तो उसका क्या हो जाएगा? एक बार अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एक बार अपवर्तन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अपवर्तन के बाद जैसे ही प्रकाश की किरण बूंद में के अंदर गति करेगी, बूंद के अंदर गति करेगी तो इसका पुनः क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। समझ में बात? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और फिर जैसे ही जो प्रकाश किरण बाहर निकलेगी, श्वेत प्रकाश किरण है तो बाहर निकलेगी तो उसका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। क्या होता है? डिस्पर्सन की घटना घटित हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बूंद से न्यूनतम एक ही कलर का विचलन होता है। समझ? एक बूंद से एक ही रंग का न्यूनतम विचलन होता है, इसलिए एक बूंद से बाहर जो कलर दिखाई देगा आपको केवल एक ही दिखाई देगा। क्या देगा? एक ही रंग दिखाई देगा। समझ में? अगर आपको मतलब संपूर्ण 7 रंग देखने हैं तो आपको बहुत सारी बूंदों की आवश्यकता होगी। समझ में? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा
कि वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सभी घटनाएं सम्मिलित रूप से हुई तो क्या हुआ, हमारे पास इंद्रधनुष बना। समझ में क्या बना, इंद्रधनुष बना। अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको भी बताया कि इंद्रधनुष है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। समझ में बात। अब 2 प्रकार का होता है, मैंने रेनबो आपको बताया 2 प्रकार का। एक तो होता है प्राइमरी, कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। कौन सा होता है, प्राइमरी रेनबो होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। समझ में बात। अब ध्यान दें आप कि प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा और द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनेगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि बनता क्यों है, होता क्या है। समझ में। ठीक है, सबसे पहले यही पूछे, ये मतलब छोटा नोट लिखने के लिए पूछ लेता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना को समझाइए, ऐसे पूछ लेता है। तो आपको कुछ इसमें लिखना है कि इंद्रधनुष होता क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। प्राइमरी इंद्रधनुष में जो रंग, प्राइमरी इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है वो प्रिज्म से जो हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रिज्म से जो 7 रंगों का जो क्रम आता है और प्रिज्म से 7 रंगों का क्रम आता है रेड टू वॉयलेट। कैसा आता है, रेड टू वॉयलेट। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनेगा तो रंगों का जो क्रम होगा वो होगा रेड टू वॉयलेट। ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा और नीचे कौन सा होगा, वॉयलेट होगा। समझ में आई बात। जब मैंने आपको मैंने बताया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट डायग्राम, 7 रंग जो लिख रहे थे वो ऐसे लिखे थे VIVYGOR। होने इस प्रकार से लिख दिया। यदि इस प्रकार से क्रम है, ठीक है, नीचे कौन सा है, वॉयलेट है और ऊपर कौन सा है, रेड है। तो यदि रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर है, कैसे है, लाल से रेड टू वॉयलेट है, तो प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है। कैसा इंद्रधनुष बनता है, प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है। समझ में आई बात। ठीक है, कैसा इंद्रधनुष बनता है, प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है। और एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। कौन सा होता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो। समझ में आई बात, सेकेंडरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, यदि जो रंग है उनका क्रम वॉयलेट टू रेड है। कैसा है, वॉयलेट टू रेड है। बैंगनी कहाँ है, बैंगनी ऊपर है और रेड कहाँ है, नीचे है। तो जो इंद्रधनुष बनता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंद्रधनुष कहते हैं। सामान्यतया प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी इंद्रधनुष है, सेकेंडरी रेनबो है, द्वितीयक इंद्रधनुष है, वो बहुत ही कम कंडीशन में दिखाई देता है। समझ में। ठीक है, ये जो प्राइमरी इंद्रधनुष है ये चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला। और ये कैसा होता है, धुंधला और संकीर्ण होता है, छोटा होता है। संकीर्ण का मतलब छोटा होता है और कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। इसमें जो रंग हैं वो साफ दिखाई नहीं देते हैं। समझ में नहीं बात, साफ दिखाई नहीं देते। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि यदि अंतर पूछे तो अंतर आपको पता होगा। प्राइमरी इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है लाल से बैंगनी की ओर। कहाँ होता है, लाल से बैंगनी की ओर होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में, सेकेंडरी इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है वॉयलेट टू रेड, बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है। ठीक है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो द्वितीयक इंद्रधनुष से चमकीला होता है। या कह सकते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी की तुलना में धुंधला होगा। कैसा होगा, धुंधला होगा। तो बेटा यहाँ ये तो होता है चमकीला। कैसा होता है, चमकीला होता है। ठीक है, दिखाई देता है अच्छी तरह से। ठीक है, चमकीला होता है। जबकि ये जो होता है ये धुंधला होता है। कैसा होता है, धुंधला होता है। पहली बार तो धुंधला होता है और एक क्या होता है, संकीर्ण होता है। कैसा होता है, संकीर्ण होता है, छोटा होता है। बहुत ही कम रियल केस में, बहुत ही कम कंडीशन में क्या है, ये दिखाई देता है। समझ में बात। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के हुए, इंद्रधनुष कब कौन सा बनता है। अच्छा, एक बात और है, इंद्रधनुष कब बनता है, जब प्राइमरी इंद्रधनुष में पूर्वांतरिक परावर्तन की घटना एक बार होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी इंद्रधनुष है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि प्राइमरी इंद्रधनुष है, तो प्राइमरी इंद्रधनुष में जो अंतर बता रहा हूँ, प्राइमरी इंद्रधनुष जब बनेगा तो प्राइमरी इंद्रधनुष जब बनता है तो इसमें एक बार पूर्णांतरिक, एक बार होता है कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आई बात। एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझ में।
लेकिन इसमें सेकेंडरी जब बनता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटक 2 बार, ठीक है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब इंद्रधनुष बनते हैं तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी चमकीला होता है और सेकेंडरी कैसा होता है? धुंधला और संकीर्ण होता है। ठीक है, अच्छा प्राइमरी कब बनता है? प्राइमरी जब बनता है तो उसमें जो पूर्णांतरिक परावर्तन घटना है केवल एक बार होती है। कितनी बार होती है? केवल एक बार होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एक बूंद ली, ये कोई बूंद है, तो इस प्रकार से प्रकाश की लड़ाई एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, 7 रंगों में क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। समझ में आएगी बात? ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूँ सेकेंडरी की, सेकेंडरी के लिए यदि मैंने ये बनाया, ठीक है, तो देखो यहाँ 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, ऐसे होगा, एक बार यहाँ हो गया, एक बार टकरा की गई, यहाँ हो गई, और एक बार ऐसे। एक बार देखो यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, फिर दूसरी बार यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, फिर 7 रंगों में क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो कौन सा इंद्रधनुष बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। कौन सा इंद्रधनुष बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। जबकि एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आई होगी बात। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 2 कलरों का बहुत सारे चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इंद्रधनुष बनता है उसमें कोणीय विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण का मान या थीटा का मान कितना होता है? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ चित्र बना के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कोणीय होता है इंद्रधनुष का बनना। देखो परीक्षा में आपको चित्र बनाना है, तीनों घटनाओं का सम्मिलित रूप है, वो आपको बना के दिखाना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। तो देखो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? एक बूंद देते हैं, ये हमारी बूंद हुई, प्रकाश की बूंद हुई। ठीक है, और छोटी लेता हूँ, छोटा बना लेता हूँ उसको। ये कोई प्रकाश की बूंद हुई अपनी। ठीक है, ये कोई प्रकाश की बूंद है। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, ये आया। ठीक है, अब जब यहाँ से प्रकाश आया तो इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ यहाँ। ठीक है, और ये कैसे चला गया? ये आपकी पृथ्वी की सतह है। ठीक है, यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, प्रेक्षक क्या है? यहाँ खड़ा हुआ है। तो पृथ्वी सतह से कितना कोण बनाती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक खड़ा हुआ है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ से रेड आई, लाल रंग की प्रकाश किरण आई, एक और लेते हैं। ठीक है, एक हम और लेते हैं, और एक आगे होगी बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग की समझ में नहीं बात? ठीक है, ये आगे बैंगनी रंग, कोई दिक्कत है क्या? ये हो गई वॉयलेट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ मैंने अविलंब खींच लिया है, ये अविलंब नीचे डॉट डॉट करके यहाँ मिला दिया। ठीक है, और यहाँ भी मैंने क्या खींच लिया है? अविलंब खींच लिया है। ठीक है, तो मैंने इसको डॉट 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 करके मिला दिया, यहाँ मिला दिया, और इसको डॉट डॉट करके पीछे ले दिया। समझ में बात? ठीक है, तो देखो प्रकाश की किरण आई, उसका कितनी बार अपवर्तन, कितनी बार पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ? एक बार। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकाश की किरण, दो मैंने कोई प्रकाश किरण है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो मैंने यहाँ 2 रंग दिखाए, एक तो दिखाया रेड, ठीक है, और एक दिखाया है कौन सा? वॉयलेट दिखाया। एक कौन सा दिखाया है? वॉयलेट दिखाया। समझ में बात? ठीक है, तो जो यहाँ पर जो ये होते हैं, यहाँ जो कोण बनता है, एक तो बनता है 40 डिग्री का और एक बनता है 42 डिग्री। कितना बनता है? 42 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी बैंगनी रंग की वॉयलेट है, बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है आपकी, और ये हुई लाल रंग की, तो बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वो पृथ्वी सतह के साथ कितना कोण बनाती है? 40 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और जो लाल रंग की प्रकाश किरण है वो बनाती है 42 डिग्री। कितने बनाती है? 42 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, कौन सा कोण बनाती है? 42 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मैंने इसमें प्रकाश की घटना को, ये कोई पानी की बूंद है, ये क्या है? पानी की बूंद है। तो पानी की बूंद में एक बूंद के द्वारा केवल एक ही कलर दिखाई देता है। मैंने बताया आपको कि एक बूंद केवल
केवल एक ही रंग का न्यूनतम विचलन कर पाती है, एक ही रंग दिखाई देगा। यदि आपको संपूर्ण घटना देखनी है तो बहुत सारी बूंदों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब ये प्रकाश की किरण बूंद से बाहर निकलती है और पृथ्वी सतह पर आती है और पृथ्वी सतह पर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, मतलब मैं देख रहा हूँ, तो ये हमारी आंखों पर कितना कोण बनाएगी। तो बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वो 40 डिग्री का कोण आती है। कितनी कोण आती है? 40 डिग्री का कोण आती है। जबकि लाल रंग की जो प्रकाश किरण है वो कितना कोण बनाती है? 42 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में नहीं बात? तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बाकी के जो रंग हैं वो इन 2 डिग्री के 40 और 42 के मध्य में 2 डिग्री का अंतर आया, इन 2 डिग्री के मध्य में बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 डिग्री के। बाकी के जो कोणीय विचलन है, बाकी का जो डेल का मान है उनके लिए इन 2 डिग्री के मध्य में होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ये समझ में आ गया होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय विक्षेपण, प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय विक्षेपण थीटा का मान कितना होता है? थीटा बराबर होता है 2 डिग्री। कितना होता है? 2 डिग्री। समझ में आई बात? यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश की, ये श्वेत प्रकाश है, कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश किसी बूंद के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अपवर्तन होता है। जैसे ही ये बूंद में प्रवेश करता है और बूंद के दूसरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो इसका क्या हो जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और जैसे ही ये बूंद से बाहर निकलता है तो इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। एक बूंद के द्वारा एक ही रंग का न्यूनतम विचलन होता है। जब ये बाहर निकलते हैं, बहुत सारी बूंदों से जब बाहर निकलते हैं कलर, ठीक है, जो बैंगनी रंग है, ठीक है, बैंगनी रंग है वो हमारी पृथ्वी के साथ या प्रेक्षक के साथ जो कोण बनाता है, कोण विक्षेपण होता है, वो 40 डिग्री होता है। जबकि लाल रंग के लिए कितना कोण आता है? ये 42 डिग्री बनाता है। बाकी का जितने भी रंग होंगे इन 2 डिग्री के बीच में होंगे, इन 2 डिग्री क्या होंगे? बीच में होंगे। समझ में नहीं बात? ठीक है। अब ये घटना, अगर 2 रंग आपको देखने हैं, बैंगनी देखना है ऊपर ही ऊपर और नीचे देखना, बैंगनी देखना है नीचे नीचे, और ऊपर कौन सा देखना है? लाल रंग देखना है। कौन सा देखना है? लाल रंग देखना है। ठीक है। बैंगनी नीचे नीचे देखना है और लाल रंग कहाँ देखना है? ऊपर ऊपर देखना है। तो आपको पता होना चाहिए बेटाओ कि आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपको ये इंद्रधनुष की घटना में 2 रंग देखने हैं तो कितनी बूंदों की आवश्यकता होगी? 2 बूंदों की आवश्यकता होगी। तो 2 बूंदों के द्वारा यदि हम इस चित्र को दर्शाएं तो इस प्रकार बनेगा। 2 बूंद होनी चाहिए। कितनी बूंद होनी चाहिए? 2 बूंद होनी चाहिए। ठीक है। तो 2 बूंद कैसे होंगी? तो देखो मैंने 2 बूंद बनाई, एक तो ये ली मेरी बूंद, ठीक है, और एक इसके नीचे ये ले ली और ये पृथ्वी सतह बनाई। समझ में आई बात? मैंने 2 बूंद बनाई, ठीक है, एक नीचे ले ली इसके, समझ में आई बात? ठीक है, और एक ले ली मैंने इसके ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने श्वेत प्रकाश लिया, सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण को ध्यान सकते हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य का प्रकाश लिया, ठीक है। अब बेटा ये बूंद है, ये पानी की बूंद है, इसके जैसे मैंने ये आपको जो इसका क्या हो गया? इसका हो गया यहाँ, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपवर्तन हो गया और फिर यहाँ इसका हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। समझ में नहीं बात? ठीक है। अब ये यहाँ 7 रंगों में क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। तो एक रंग तो मैंने बैंगनी निकाल दिया। क्या निकाल दिया मैंने? एक रंग तो मैंने बैंगनी ये निकाल दिया, ये बैंगनी हो गया, और लाल रंग चला गया पृथ्वी सतह पर। चला गया पृथ्वी सतह पे, तो यहाँ चला गया, ये चला गया आपका लाल रंग। कौन चला गया? लाल रंग। समझ में बात? ठीक है। लाल कहाँ होता है? ऊपर ही ऊपर होता है, तो यहाँ लाल रंग चला गया पृथ्वी सतह। समझ में बात? ठीक है। एक और जो दूसरी प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण और आई, ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आई, यहाँ आई, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तन हुआ यहाँ, फिर इसका क्या हो गया? पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या हो गया? इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। समझ में आप? और बैंगनी रंग की यहाँ मैंने लाल रंग के लिए यहाँ निकाल दिया, रेड के लिए यहाँ ऐसे निकाल दिया, ठीक है, रेड के लिए तो मैंने ऐसे निकाल दिया, और बैंगनी रंग के लिए मैंने नीचे ले गया। कहाँ ले गया? बैंगनी रंग के लिए मैंने यहाँ से हमको प्राप्त हो गया बैंगनी रंग, रेड है, और ये कौन सा है? वॉयलेट। बेटा ऊपर का जो रंग है वो कौन सा है? लाल। और लाल रंग के लिए कोणीय विचलन कोण कितना होता है?
42 डिग्री होता है। कितना होता है? 42 डिग्री होता है। और इसके लिए कितना होगा? इसके लिए कितना होता है? इसके लिए होता है 40 डिग्री। कितना होता है? 40 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है, इसके लिए कितना होता है? 40 डिग्री। तो मैं आप ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने इसको बनाया, तो मैंने यहाँ इसको बनाया, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना, ये इस कोण इसने बनाया 40 डिग्री और इस पूरे ने कितना बनाया? 42 डिग्री। तो लाल रंग कितना कोण बनाता है? कोणीय विचलन कितना होता है लाल रंग के लिए? तो मैंने बताया कि ये कौन सा इंद्रधनुष है? ये मैंने इंद्रधनुष की, ये प्रकाश है, प्रकाश हुआ, ठीक है, श्वेत प्रकाश हुआ। कैसे हुआ? श्वेत प्रकाश हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ कितनी बूंदे ली? यहाँ मैंने 2 बूंदे ली। कितनी बूंदे ली? 2 बूंदे मैंने यहाँ ली, ठीक है। इस प्रकार से ये घटना हुई और ये क्या हुई? आपकी पृथ्वी सतह हुई। क्या हुई? ये आपकी हुई पृथ्वी सतह। क्या हुई? पृथ्वी सतह। समझ में आया? ये आपकी पृथ्वी सतह हुई। तो सूर्य, जब मैंने बताया कि 2 रंग आपको देखने हैं, बाकी के रंग कहाँ बनेंगे? इस 2 डिग्री के मध्य में बन जाएंगे। कहाँ बनेंगे? 2 डिग्री के मध्य में बन जाएंगे। तो 2 प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, तो इस बूंद, ये पानी की बूंद है। क्या है? पानी की बूंद। ये क्या है? पानी की बूंद। जब ये पानी की बूंद में प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ और बड़ विक्षेपण हुआ। बड़ विक्षेपण हुआ तो ये कितने रंगों में विभक्त हो गई? 7 रंगों में विभक्त हो गई, बैंगनी टू रेड, ठीक है। केवल लाल रंग ही कहाँ पहुंचा? लाल रंग कहाँ पहुंचा? पृथ्वी सतह पर पहुंचा, ठीक है। बाकी के जो रंग हैं, ठीक है, बाकी के जो रंग हैं वो क्या हुए? आकाश में बिखर गए। लाल रंग कहाँ पहुंचा? पृथ्वी सतह पर पहुंचा। लाल रंग पृथ्वी सतह पर कितना कोण बनाता है? 42 डिग्री का कोणीय विचलन कितना होता है? 42 डिग्री होता है। दूसरी कोई प्रकाश की किरण ली मैंने और उससे इसका भी क्या हुआ? यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ठीक है, अपवर्तन हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन, बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण से केवल बैंगनी रंग की प्रकाश किरण पहुंची। कितनी पहुंची? बैंगनी रंग की, केवल वॉयलेट रंग की प्रकाश किरण पहुंची, ठीक है। इसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ? 40 डिग्री हुआ। बाकी के जो रंग 5 बचे वो बनेंगे, वो 2 डिग्री के मध्य बनेंगे, 40 डिग्री और 42 डिग्री के मध्य बनेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो कोणीय चौड़ाई होती है, ठीक है, सभी रंगों के लिए, अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो कोणीय चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई होती है, तो इसके लिए कोणीय चौड़ाई, क्या? कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? कोणीय चौड़ाई होती है 2 डिग्री। कितनी होती है? 2 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये आपकी हुई इंद्रधनुष की घटना। क्या हुई? इंद्रधनुष की घटना हुई। समझ में आ गई होगी सबको। आपको एक बार दोबारा सुनो। आपको लिखना क्या है कि छोटा नोट आ जाए लिखने के लिए, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ रेनबो ऐसे आ जाए तो आपको क्या लिखना है? देखो, आपको 2 चित्र बनाने, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक तो आपको ये चित्र बनाना है, ये बूंद वाला चित्र बनाना है, ठीक है, ये बूंद वाला चित्र बनाना है आपको, और यहाँ इसको दिखाना है, और यहाँ पृथ्वी सतह है, यहाँ बैंगनी के लिए दिखाना है, रेड के लिए दिखाना है। समझ में बात? ठीक है, ये चित्र बनाना है जो मैंने पहले बनाया था। समझ में बात? अब ये चित्र 2 आपको बनाने हैं, एक इधर वाला बनाना है, ये भी बनाना है। समझ में बात? ठीक है, आपको यहाँ अविलंब वगैरह खींच लेने, यहाँ अविलंब खींच लेने, यहाँ अविलंब खींच जाएगा, यहाँ अविलंब खींच जाएगा, ठीक है, और यहाँ इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ लेना ऐसे, और इसको मिला देना ऐसे। समझ में बात? ऐसे आ जाएगा चित्र। समझ में बात? तो कितनी बार अपवर्तन हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, क्या हुआ? बड़ विक्षेपण हुआ। तो देखो, इन धनुष के बारे में दोबारा सुनो। जब हल्की बारिश हो रही है और बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में चाप के आकार के 7 रंग दिखाई देते हैं, इस घटना को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की सम्मिलित घटना है, ठीक है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। यदि रंगों का क्रम रेड टू वॉयलेट है, ठीक है, या प्रज्वलित से गुजारने पर प्राप्त रंगों के क्रम के अनुसार है, ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और यदि रंगों का क्रम बैंगनी टू रेड है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। कौन सा बनेगा? द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा, ठीक है। केवल एक बूंद के द्वारा, एक प्रकाश की एक बूंद के द्वारा एक ही रंग का न्यूनतम विचलन हो पाता है, इसलिए एक बूंद के कारण एक ही रंग बाहर निकल पाता है। यदि आपको 7 की 7 रंग देखने, सभी रंग देखने हैं, तो बहुत सारी बूंदों की आवश्यकता होती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण, जब कोई भी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण बूंद के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, और जैसे ये बूंदें प्रवेश करती है तो बूंद के दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। समझ में बात? ठीक है। और जब जैसे ही बूंद बाहर निकलती है तो उसका क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। समझ में बात? ठीक है।
लाल रंग के लिए कोणीय चौड़ाई 42 डिग्री प्राप्त होती है, जबकि बैंगनी रंग के लिए कोणीय चौड़ाई 40 डिग्री प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ कोणीय विचलन कोण चापे 42 डिग्री प्राप्त होता है और 40 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, कोणीय चौड़ाई हुई 2 डिग्री, कितनी हुई 2 डिग्री। बाकी के जो रंग हैं इन 2 डिग्री के मध्य में दिखाई देते हैं। समझ बात, आपको ये पता चल गया होगा। अंतर सुन लो भैया, अंतर क्या है प्राथमिक और द्वितीयक में। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला होता है, संकीर्ण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई होती है, आगे आपको यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। कितनी होती है? 3 डिग्री होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम रेड टू वॉयलेट होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम वॉयलेट टू रेड। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बात कर लेते हैं हम। अगला आपका टॉपिक है नेत्र है। क्या है? नेत्र है। तो यहाँ हम नेत्र तो पढ़ाएंगे नहीं, नेत्र तो आप किताब से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नहीं तो बायोलॉजी वाले सब पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ हम नेत्र दोष पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नेत्र दोष। हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे नेत्र दोष। समझ में आई बात? ठीक है, तो नेत्र दोष क्या होता है? नेत्र दोष, तो देखो बेटा क्या होता है कि मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर आंखों में कोई खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण, ठीक है, कोई बीमारी हो जाने के कारण ये जो आंख है उनमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सही दिखाई नहीं देती है। तो इसे क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसी आंख में जो दोष उत्पन्न होते हैं, आंख में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। जो पहला दोष है वो है आपका, फर्स्ट दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तीसरा जो दोष है वो है तीसरा जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चौथा जो दोष है वो है दृष्टि वैषम्य। क्या है? दृष्टि वैषम्य, या इसे कहते हैं अबिंदुता। अबिंदुता क्या कहते हैं? इसे अबिंदुता कहते हैं। समझ में? 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं नेत्र में। कौन कौन से हैं? एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। समझ में नहीं बात? ठीक है, अब ये चारों के चारों दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, ये आपको इनका निवारण क्या है, समझ में नहीं बात? ये चारों के चारों दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और इनका निवारण क्या है, ये आपको बात करनी है, ये आपको यहाँ देखना है। समझ में नहीं बात? ठीक है, एक एक की बात कर लेते हैं कि जो मायोपिया है, जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक दृष्टि दोष की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम दोष की बात करेंगे, वो समझने का पूरा है, ये समझने का है, आप केवल समझें इसको, आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसे कहते हैं भैया मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया कहते हैं। सही, क्या कहते हैं? इसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है या दोष से पीड़ित होता है, जो भी व्यक्ति, उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या दिखाई देती है? साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं कि ये दोष उत्पन्न कैसे होता है। समझ में बात? ठीक है, इस दोष का उत्पन्न होने का कारण है कि इस दोष में जो कृत्रिम
वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले। जो पृथ्वी में यदि आपका रेटिना में पृथ्वी बन रहा है तो वस्तु आपको साफ दिखाई देगी, समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इसमें निकट की वस्तु तो व्यक्ति को साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष में होता क्या है कि जो पृथ्वी में आपका रेटिना पर बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर पृथ्वी में बनना चाहिए, लेकिन पृथ्वी में रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बन जाता है? थोड़ा पहले बन जाता है, इसलिए ये दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम बात करें कि हमारी ये कोई आँख की बात करें तो ये आँख हुई, ठीक है, ये आँख हुई, तो यहाँ मेरे यहाँ रेटिना, ये क्या है? रेटिना है, ठीक है, यहाँ लेते हैं रेटिना है, ये क्या है? रेटिना में डार्क कर दिया है। ये प्रकाश की किरण आई एक, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया कि पृथ्वी में कहाँ बन जाएगा? रेटिना से पहले बन जाएगा। तो ये आपका हुआ रेटिना, क्या हुआ? ये हुआ आपका रेटिना, क्या हुआ? रेटिना को समझिएगा, ये आपका हुआ रेटिना, क्या हुआ? रेटिना हुआ, ये आपका हुआ रेटिना। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये दोष उत्पन्न होता है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। तो पृथ्वी में कहाँ बन जाता है? रेटिना यहाँ ना बन के, पृथ्वी यहाँ बनना चाहिए, यहाँ ना बन के थोड़ा सा पहले बन जाता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो रेटिना से पहले यहाँ पृथ्वी में बन जाता है, समझ में आई बात, यहाँ पृथ्वी में बन जाता है, समझ में। तो ये तो है दोष युक्त, क्या है? दोष युक्त, ये तो है आपका दोष, ठीक। इस प्रकार से दोष उत्पन्न होता है, समझ बात। पृथ्वी में कहाँ बनना चाहिए और कहाँ बन जाता है, इस प्रकार से क्या होता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। रेटिना पे बनना चाहिए, यहाँ पृथ्वी में बनना चाहिए लेकिन पृथ्वी में यहाँ नहीं बन पाता है, और कहाँ हो जाता है? रेटिना से पहले, थोड़ा सा पहले हो जाता है, इसलिए निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस दोष का निवारण किया जा सकता है। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। ये दोष है, ये दूर किया जा सकता है यदि अवतल लेंस का उपयोग कर लिया जाए, तो इस दोष को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर रहा था, ये फैला के कहाँ बन जाएगा? फैल के कहाँ बन जाएगा? और ये बन जाएगा आपका रेटिना, कहाँ बन जाएगा? रेटिना बन जाएगा। तो मैंने आपका निवारण बताऊं, देखो यहाँ मैंने ये आँख बनाई आपको, ये आँख हुई आपकी और ये आपका हुआ रेटिना, क्या हुआ? ये आपका हुआ रेटिना, समझ में, ये हुई आँख, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने अवतल लेंस लगा दिया, क्या लगा दिया? अवतल लेंस। तो ये लगा दिया मैंने अवतल लेंस, क्या लगा दिया? अवतल लेंस। अब प्रकाश की किरण एक ऐसे गई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है। तो अवतल लेंस के कारण पृथ्वी में कहाँ बन जाता है? यहाँ रेटिना पे बन जाता है, कहाँ बन जाता है? पृथ्वी में रेटिना पे बन जाता है, और ये आपका हुआ रेटिना, क्या हुआ? रेटिना, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ रेटिना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस दोष को मैंने निवारण के लिए, दोष निवारण के लिए चित्र बनाया जाए, तो मैंने क्या लगा दिया? एक अवतल लेंस लगा दिया। यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिया? अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस लगाने से क्या होगा? प्रकाश की किरणों को फैलाता है और पृथ्वी को कहाँ बना देगा? रेटिना पर बना देगा। कहाँ बना देगा? पृथ्वी को रेटिना पर बना देगा, समझ में बात, ठीक है। तो ये हुआ इसका दोष निवारण। क्या हुआ इसका? दोष निवारण। तो सबकी समझ में आई होगी कि निकटदर्शी दोष कैसे उत्पन्न होता है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती। इसमें पृथ्वी में रेटिना पे ना बनकर रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं? अवतल लेंस। जो दूसरा दोष है, दूसरा जो दोष है आपका, दूसरा जो दोष है वो है, दूसरा जो दोष आपका है वो है आपका दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। और इसको कहते हैं भैया, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसे? हाइपरमेट्रोपिया। इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया
मेट्रोपिया कहते हैं। समझ में आई बात? तो इस दोष में क्या होता है, ध्यान दें भैया, इस दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। समझ में बात? ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। समझ में बात? इस दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? ये दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि मैं बात करूं तो ये हमारी आंख हुई, ठीक है, ये आंख बनाई मैंने, ठीक है, और ये इसका रेटिना बना है। क्या बना दी? यहाँ हुआ रेटिना। तो यहाँ प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो यहाँ ये प्रकाश किरण ये आई, ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे ना बन के रेटिना से पीछे बनेगा। कहाँ बन जाएगा? रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना यहाँ है, क्या है यहाँ? रेटिना। तो दोष युक्त तो ये हुआ, क्या हुआ? ये दोष युक्त हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन के प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ बना है। तो यहाँ आपका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब बन गया। लेकिन बनना कहाँ चाहिए था? बनना चाहिए था रेटिना पर। कहाँ बनना चाहिए था? रेटिना पर। लेकिन रेटिना पर नहीं बना, रेटिना के पीछे बना। इसलिए दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। समझ में बात? ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना के पीछे बना है। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ में बात? कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निवारण कैसे करेंगे? तो देखो, ये हमारी आंख, मैंने आपको बताई कि ये आंख बनाई मैंने, ठीक है, ये आंख हुई आपकी, और ये यहाँ इसका रेटिना हुआ। क्या हुआ? इसका रेटिना। तो बेटा यदि मैं उत्तल लेंस लूं, कौन सा लूं? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, तो वो दूर नहीं जाने देगा, इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया एक उत्तल लेंस। क्या ले लिया मैंने? उत्तल लेंस ले लिया। समझ में नहीं हुआ? ये प्रकाश की किरण गई, एक यहाँ गई, एक यहाँ से गई। तो यहाँ से ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाश किरणों को कहाँ फोकस कर देगा? कहाँ फोकस कर देगा? रेटिना पर कर देगा। कहाँ कर देगा? रेटिना पर कर देगा। समझ में आया? तो ये इसका हुआ। ये मैंने जो लेंस लिया है, ये कौन सा लेंस लिया है? उत्तल लेंस। कौन सा लिया है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। समझ में? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? ये होता है उत्तल लेंस। तो ये दोष निवारण हुआ। क्या हुआ? दोष निवारण का उपयोग हुआ। और ये हुआ दोष युक्त। कैसा हुआ? दोष युक्त। समझ में? ये कैसा हुआ? दोष युक्त। समझ में आई बात? ठीक है, अगला जो दोष है वो आपको बताएंगे कि अगला दोष कौन सा है? वो है जरा दृष्टि दोष। ठीक, कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। समझ में नहीं बात? ठीक है, हाँ भाई, अगला जो दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। चलो जरा दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। अगला दोष हम बात कर लेते हैं जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं पर्सोपिया। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पर्सवायोपिया। क्या कहते हैं? PERSVI। ठीक है, पर्सवायोपिया। क्या कहते हैं? पर्सवायोपिया। ठीक है, ये जो दोष है ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसकी जो आंखों की संवेदन क्षमता है, समझ भाई, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसकी आंखों की जो संवेदन क्षमता है
वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसकी आंखों की क्षमता है वो क्या होती जाती है, आंखों की संवेदन क्षमता। संवेदन क्षमता क्या होती है, संवेदन मांसपेशियों। देखो आपने, देखो मैं इसको पास लाया, तुरंत मैंने देख लिया, दूर लेगा फिर भी देख लिया, तो पास लाया तो हमारी जो मांसपेशियां हैं आंखों की वो संकुचित हो गई, एडजस्ट कर लिया उन्होंने पास आने पे। दूर ले गया फिर भी देखा मैंने, ठीक है, तो ये फैल गई, समझ लो। तो मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता है वो आंख की क्या कहलाती है, सहमंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, आंख की सहमंजन क्षमता कहलाती है। तो जरा दृष्टि दोष से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। समझ में आप, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि उम्र बढ़ने के साथ ये जो दोष है सामान्यतः 60 से अबव जो व्यक्ति होते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, उनमें ये दोष उत्पन्न होता है। समझ में, उनमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ में बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना तो साफ की पास की वस्तु दिखाई दे रही है साफ, ना दूर की, तो वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसके निवारण कैसे करते हैं, इसका निवारण करने के लिए क्या होता है कि इसके निवारण के लिए हम डिफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लेंस का उपयोग करते हैं, डिफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। समझ में बात, या तो डिफॉक्सी लेंस कह सकते हैं, या कभी अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस भी इसके निवारण के लिए उपयोग में लेते हैं। समझ में बात, ठीक है। तो इसका मैं चित्र नहीं बना सकता, तो आपको पता है कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लेते हैं, डिफॉक्सी। कौन सा लेते हैं, डिफॉक्सी लेंस। कौन सा लेते हैं, डिफॉक्सी लेंस कहते हैं, लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं, डिफॉक्सी लेंस लेते हैं। या फिर अवसारी लेंस भी ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, अवसारी लेंस भी इसके उपयोग में, इसका उपयोग लेकर इसको दूर किया जा सकता है। आप केवल इसके बारे में सुनो ध्यान से कि ये दोष होता क्या है, कि इस दोष में ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसकी आंखों की सहमंजन क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। समझ आप, ये जो दोष है ज्यादातर 60 से अधिक जो वर्ष 60 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं उनमें पाया जाता है। और इनके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग लेते हैं, वाई फोकल। कौन सा लेते हैं, वाई फोकल। कौन सा लेते हैं, वाई फोकल लेंस, डिफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कहीं के आपको अभिसारी लेंस भी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, अभिसारी लेंस का उपयोग भी मिल जाएगा। अभिसारी लेंस का उपयोग भी ले लेते हैं कभी कभी। समझ में नहीं बात, अभिसारी लेंस का उपयोग भी कभी कभी ले लेते हैं। समझ में आप, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दोष आपको पता चल गया होगा। एक और है, एक दोष और है, वो है दृष्टि वैषम्य। कौन सा है, दृष्टि वैषम्य। एक दोष आपके पास और है, वो है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य कौन सा है, दृष्टि वैषम्य, या इसका नाम है दृष्टि वैषम्य का अबिंदुता। कौन सा है, अबिंदुता। या तो दृष्टि वैषम्य कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको अबिंदुता। क्या क्या कह सकते हैं, अबिंदुता कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, मतलब इसे दृष्टि वैषम्य अबिंदुता। ऐसा दोष, इसमें क्या होता है, इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो सही दिखाई नहीं देती हैं। समझ में, ठीक है। ये क्या, ये कब होता है, ये जो दोष होता है, ये जो आपका कॉर्निया है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, कॉर्निया है, कॉर्निया की गोलाई जब अनियमित हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, तो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती हैं। समझ लो, ठीक है, साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष का दूसरा नाम क्या है, अबिंदुता है। क्या है, अबिंदुता है। और इस दोष के निवारण के लिए हम जो लेंस उपयोग में लेते हैं उसे कहते हैं बेलनाकार लेंस। कौन सा उपयोग लेते हैं, बेलनाकार। कौन सा लेते हैं,
ठीक है। तो विद्युता या दृष्टि वैषम्य के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? बेलनाकार, इसका नाम क्या है? टॉरिक लेंस है। क्या है? टॉरिक लेंस है। ध्यान से एक बार दोबारा सुनो, दृष्टि वैषम्य या अविद्युता होती क्या है कि दृष्टि वैषम्य या अविद्युता दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं सीधी दिखाई नहीं देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। सही तरह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दिखाई, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ये होता है, ऊर्ध्वाधर ये होता है, ये रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। ये कब उत्पन्न होता है? ये गोलाई में, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। समझ में एक बात? ठीक है। इस दोष के लिए कौन सा लेंस लेते हैं? बेलनाकार। कौन सा लेते हैं? बेलनाकार या टॉरिक लेंस का उपयोग लिया जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है। यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, आंख की एडजस्टमेंट पावर, आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। एडजस्टमेंट पावर ऑफ आई, एडजस्टमेंट पावर ऑफ आई, आंख की समंजन क्षमता। तो आंख की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता, आंख की मांसपेशियों की फैलने और सिकुड़ने की क्षमता, या आंख की मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को, भाई फोकस दूरी परिवर्तित कर रहे हैं, पास लाए फोकस दूरी कम हो गई, दूर ले गए फोकस दूरी ज्यादा हो गई। तो आंख की मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आंख की एडजस्टमेंट पावर कहलाती है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आंख की एडजस्टमेंट पावर कहलाती है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। ध्यान सुनो, आंख की मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता। समझ में आया? ठीक है भाई, आप कोई वस्तु पास आ रही फिर भी देख रहे हैं उसको, तो आंखों की जो मांसपेशियां वो क्या हो गई? संकुचित हो गई। आप दूर ले जा रहे फिर देख रहे हैं, आंखों की मांसपेशी क्या हो गई? फैल गई। समझ? तो ये फोकस दूरी को स्वतः ही परिवर्तित कर रही है। ये परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आंख की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट पावर ऑफ आई कहलाती है। ठीक है। आंख की न्यूनतम दृष्टि होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट जो बिंदु होता है आंख का, जो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है, निकट दृष्टि बिंदु होता है, निकट दृष्टि बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर पास ला के साफ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। और इसका दूर दृष्टि बिंदु होता है, दूर दृष्टि बिंदु। कौन सा बिंदु? दूर दृष्टि बिंदु होता है, दूर दृष्टि बिंदु होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम कि हमारा जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। तो आंख की समंजन क्षमता के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आंख की जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। समझ में आ? इसके बाद हम अगला टॉपिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट उठाने वाले हैं। अगला टॉपिक है आपके प्रकाशीय उपकरण, जिसमें सूक्ष्मदर्शी चलेंगी। क्या चलेंगी? सूक्ष्मदर्शी चलेंगी। और क्या चलेंगी? दूरदर्शी चलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ज्यादातर पूछी जाती है। समझ में? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समझ में? ठीक है।